Hello everyone. Once again, welcome back to your online platform RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series. तो जैसा कि अपनी क्लासेस चल रही है अपकमिंग एग्जाम्स को लेके, तो आज हम क्या करेंगे, ईएसआईसी का जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यू पेपर है 2019 का, वो हम यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वो उसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है। और अभी जो है कुछ क्लासेस अपनी करंटली आएगी अपनी प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ के ऊपर, जहाँ से जो है आपको आइडिया लगेगा कि हाँ ईएसआईसी जो है कैसे एग्जाम्स करवाता है। ठीक है। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो के अंदर बता रहा हूँ कि थ्योरी बेस्ड पेपर होने वाला है। ठीक है। अच्छी खासी आपको जो है थ्योरी का नॉलेज आपको पूछा जाएगा। ठीक है। एनाटॉमी के नॉलेज भी, एनाटॉमी से भी एमसीक्यू आते हैं। ठीक है। माइक्रो से भी एमसीक्यू आएंगे। तो थ्योरी आपकी जो है अच्छी होनी चाहिए ईएसआईसी के अंदर। बाकी अदर सब्जेक्ट तो है ही। तो ये जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज है मैं आपको यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा। ठीक है। अपकमिंग कुछ आने वाली क्लासेस के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। एमसीक्यू है अपना, रिपीटेड इनवॉलेंट्री और intentional passage of feces by a child in inappropriate place after the age when bowel control is normally expected is called। आपसे पूछा गया है कि एक एज है जिसपे क्या होता है कि बच्चे में बॉल कंट्रोल नॉर्मली एक्सपेक्टेड हो सकता है, मतलब इस एज तक जो है बॉल कंट्रोल नॉर्मली आ जाता है बच्चे में, बट फिर भी उस एज के बाद में फिर भी क्या हो रहा है, रिपीटेड इनवॉलेंट्री और इंटेंशनल पासेज ऑफ फीसेस। ठीक है। स्टूल का यहाँ पे इनवॉलेंट्री और इंटेंशनली स्टूल पास कर रहा है कोई बच्चा, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? नाइट स्वेट, नाइटमेयर्स, एन्यूरेसिस, एनकोप्रेसिस। तो इजी एमसीक्यू है अपना ये। तो यहाँ पे तो ज़रा डिले करने का नीड है नहीं अपने एमसीक्यू में। करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? एनकोप्रेसिस। तो नाइट स्वेट आसानी से बताया, नाइट स्वेट क्या होता है? नाइट टाइम में स्वेटिंग होना। नाइटमेयर्स यहाँ पे जो है ड्रीम्स होना, नाइट में जो बुरे ड्रीम्स होते हैं उनको। एन्यूरेसिस, नाइट टाइम के अंदर जो है बच्चा ज़्यादा यहाँ पे यूरिन आउटपुट कर रहा है, उसे हम कहते हैं एन्यूरेसिस। इंफ्रामाइन वगैरह में यहाँ पे देते हैं। और ये जो कंडीशन है यहाँ पे कि बच्चा जो है वो रिपीटेड पासिंग कर रहा है स्टूल का, ये जो कंडीशन है इसको हम क्या कहेंगे? एनकोप्रेसिस। तो यहाँ पे अब बताया गया है कि आफ्टर द एज, एज कितनी होनी चाहिए, किससे ज़्यादा होगा तो ये कंडीशन शो होगी। तो 4 ईयर या फिर 4 ईयर से ज़्यादा की कंडीशन में अगर बच्चा ऐसा कर रहा है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? एनकोप्रेसिस। क्योंकि इस एज तक आते आते बच्चा जो है खुद से यहाँ पे टॉयलेट ट्रेनिंग यहाँ पे लर्न कर लेता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द टोटल नंबर ऑफ fetal and early neonatal death per 1000 live birth is called। टोटल नंबर ऑफ फीटल्स एंड अर्ली न्यूनेटल डेथ पर 1000 लाइव बर्थ इज कॉल्ड। अब इसे हम क्या कहेंगे? फीटल डेथ, पेरीनेटल मोर्टेलिटी, इंट्रा यूट्राइन डेथ या फिर नियोनेटल डेथ। द टोटल नंबर ऑफ फीटल एंड अर्ली न्यूनेटल डेथ पर 1000 लाइव बर्थ इज कॉल्ड। तो देखिए यहाँ पे जो है पूछा गया आपसे, किसका रेट पूछा गया है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट यहाँ पे अपने को शो हो रही है। क्या होता है पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा देखिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे? इक्वल टू नंबर ऑफ पेरीनेटल डेथ अपॉन टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स। इसमें क्या क्या आएगा? एक तो स्टिल बर्थ प्लस लाइव बर्थ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1000 से। तो अपना ये कौन सी रेट निकल के आएगी? अपने पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट। तो इस एमसीक्यू का आंसर क्या रहेगा? पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट है ये। तो फीटल डेथ को तो हम क्या कहते हैं? फीटल डेथ तो जो इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर जो फीटस की डेथ हो रही है उसको हम कहेंगे फीटल डेथ। और न्यूनेटल डेथ, न्यूनेटल डेथ का क्या मतलब हो रहा है कि बर्थ के, ठीक है, बेबी जो है वो फर्स्ट 28 डेज
फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ में यहाँ पे क्या हो रहा है, बेबी की डेथ हो रही है, बच्चे की डेथ हो रही है, तो इसे हम कहेंगे नियोनेटल डेथ। तो यहाँ पे अपना आंसर जो रहेगा वो रहेगा पेरिनेटल मोर्टेलिटी। नेक्स्ट एमसीक्यू, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन इन प्रेगनेंसी आर मेनली यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ। ठीक है, सबको देखो मैंने आपको बताया कि ईएसआईसी के अंदर जो है थ्योरेटिकल पोर्शन आपका ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो बेसिक एमसीक्यूज भी पूछने को मिलेंगे, कुछ न्यू एमसीक्यूज भी पूछने को मिलेंगे, तो आपकी थ्योरी अच्छी होनी चाहिए। इजी इजी एमसीक्यूज है, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर एमसीक्यू मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ, तो वहाँ पर इस तरह का लेवल था। इस बार का थोड़ा पेपर अच्छा आएगा, उसकी भी हम यहाँ पे क्लासेस लेंगे। अभी अपना प्रीवियस ईयर एमसीक्यू चल रहा है, तो ये सब एमसीक्यूज यहाँ पे हमें क्या करना है, सोल्व करना है। इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज भी हम सोल्व करते रहेंगे। तो फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन इन प्रेगनेंसी आर मेनली यूज्ड टू प्रिवेंशन ऑफ। प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड यहाँ पे क्यों दिया जाता है? एनीमिया इन मदर, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ के लिए, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए, या फिर एनीमिया इन फीटस। तो जो फॉलिक एसिड है ये क्या प्रिवेंट करता है? ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करता है। इसी के साथ ही जो विटामिन बी 9 होता है, ठीक है, तो इससे अगर कमी होगी तो बेबी में क्या होगा, या फिर कौन सी यहाँ पे एनीमिया देखने को मिलता है? तो बेबी में होने वाली प्रॉब्लम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, और एनीमिया कौन सा होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो देखिए, जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट करता है फॉलिक एसिड, तो इसका डोज जो है यहाँ पे क्या रिकमेंड रहता है ताकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंशन मिल सके? तो 4 mg a डे। ठीक है, 4 mg पर डे जो है यहाँ पे फीमेल को प्रिस्क्रिप्शन किया रहता है, और एडवाइज किया रहता है। कब किया रहता है? स्टार्ट करना है इसको, कब करना है? 4 वीक प्रायर टू कंसेप्शन एंड 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक जो है कंटिन्यू करनी होती है। उसके बाद में फेरस के साथ में फॉलिक एसिड दिया रहता है, जो एनीमिया को प्रिवेंट करता है। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू रहता है। तो यहाँ पे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंशन के लिए ये जो यहाँ पे डोज रिकमेंड की जाती है। इसी के साथ ही एक एमसीक्यू ये भी बनता है कि प्री कॉन्सेप्चुअल फॉलिक एसिड कितना देना होता है? ये क्या डोज रहती है? ठीक है, जो नॉन प्रेग्नेंट लेडी है उनके लिए, या फिर मैं कहूँ प्रोफाइलैक्सिस के लिए कितना डोज देना है अपने को? ठीक है, ये रहता है 0.4 mg। ये रहेगा 0.4 mg यहाँ पे देना होता है जो प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए। नेक्स्ट यहीं से अपन एमसीक्यू देखते हैं, आयरन के बारे में प्रेगनेंसी में क्या रिकमेंडेशन रहता है। तो टोटल नंबर ऑफ आयरन नीडेड इन प्रेगनेंसी, आंसर क्या रहेगा? 1000 mg। तो ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी कितना होता है? अप्रोक्स अपना 280 डेज के लिए होता है। तो पर डे हम देखें, पर डे आयरन आयरन का रिक्वायरमेंट कितना होता है? 4 to 6 mg पर डे हमें क्या करना होता है? कंज्यूम करना होता है। और ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। नेक्स्ट हम बात करें 6 to 7 mg पर डे, और ये चलेगा आपका सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आयरन रिक्वायरमेंट, और फोलिक एसिड के बारे में हमने यहाँ पे देख लिया। क्या कमी होने से क्या होगा? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकती है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। सो नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द एक्शन ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम इन द वॉल्स ऑफ एयरवेज इज कॉल्ड। ठीक है, सिंपैथेटिक सिस्टम का ये जो एक्शन है, ठीक है, एयरवे की वॉल के ऊपर, इसे हम क्या कहेंगे? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, इंक्रीज सिक्रेशन, इंक्रीज गैस एक्सचेंज, या फिर ब्रोंको डायलेशन। सिंपैथेटिक एक्शन क्या रहेगा एयरवेज की वॉल पे? ये आपसे पूछा गया है। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ब्रोंको डायलेशन होगा, इंक्रीज सिक्रेशंस होंगे यहाँ पे, या फिर
इंक्रीज ग्रेस एक्सचेंज। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? तो देखिए, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है आपके लंग्स पे, या फिर मैं बात करूँ एयरवे का, तो एयरवे में क्या करता है, स्मूथ मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स के रिलैक्सेशन में काम करता है। और जब स्मूथ मसल रिलैक्सेशन होगा तो क्या होगा, ब्रोंको डायलेशन। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर, ब्रोंको डायलेशन करवाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इसी के अपोजिट स्मूथ मसल्स के अंदर क्या आएंगे, कॉन्ट्रैक्शंस। ये क्या करवाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शंस। तो फाइनली क्या होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंको डायलेशन के बारे में हमने देख लिया। अब देखिए, एक एक्शन यहाँ पे ऑप्शन में है जिसका किसका ऑप्शन है, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का ऑप्शन है। मतलब क्या कि जो पीएनएस है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये क्या करता है, सब म्यूकोसल ग्लैंड को कंट्रोल करता है। अब सब म्यूकोसल ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है, मतलब आपकी बॉडी में जो सिक्रेशंस वगैरह जो सिक्रेट होंगे, तो वो कौन इनको कंट्रोल करेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट, इंक्रीज गैस एक्सचेंज। ठीक है, और ये भी जो है कौन से सिस्टम से रेगुलेट होता है, तो ये दोनों से होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये दोनों ही यहाँ पे फंक्शन करते हैं। ठीक है, बट आपका बेस्ट आंसर क्या रहेगा, ब्रोंको डायलेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू, द थर्ड फेज ऑफ बॉडीज एडेप्टेशन टू स्ट्रेस। ठीक है, जब बॉडी यहाँ पे स्ट्रेस को एडेप्टेशन कर रही होती है तो उसकी थर्ड फेज क्या होती है, रिएक्शन, एग्जॉशन, रेसिस्टेंस या फिर रिबाउंड। थर्ड फेज क्या होती है, लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम पढ़ा था। और इसकी मैंने आपको तीन स्टेज बताई थी। फर्स्ट वन इज अलार्म स्टेज, सेकेंड वन इज रेसिस्टेंस, ठीक है, और थर्ड वन जो होती है स्टेज, वो होती है एग्जॉशन। ऑप्शन सी क्या रहेगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर रहेगा। रीबाउंड जैसी यहाँ पे कोई स्टेज होती नहीं है। रिएक्शन स्टेज को हम क्या कहते हैं, अलार्म स्टेज। तो अलार्म स्टेज कंप्लीट हो गया, रेसिस्टेंस स्टेज कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में भी बॉडी क्या हो रही है, अब जैसे बॉडी में क्या आएगा, फटीग होगा यहाँ पे, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी पेशेंट को यहाँ पे। और बॉडी को क्या होगा कि वो जो स्टेज से जो स्टेजर्स है, ठीक है, उनके अगेंस्ट वो क्या करे, कॉपिंग मैकेनिज्म वहाँ पे अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाएगी, तो फाइनली पेशेंट की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो ये जो कंडीशन है, इसमें क्या पूछा है आपसे, थर्ड फेज ऑफ द बॉडीज एडेप्टेशन ऑफ स्ट्रेस, एडेप्टेशन टू स्ट्रेस। आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, एग्जॉशन। नेक्स्ट एमसीक्यू, द फुल फॉर्म ऑफ डेली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। ठीक है, डेली का क्या फुल फॉर्म होता है, कम्युनिटी हेल्थ के हम अंदर जब हम सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं डेली, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डिसेबिलिटी एडेप्टेड लाइफ ईयर्स, डिजीज एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स या फिर डिजीज एडेप्टेड लाइफ ईयर्स। फुल फॉर्म क्या होगा डेली का? तो देखिए, फुल जब आपके पूछा रहे फुल फॉर्म डेली का, तो डेली का फुल फॉर्म होता है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। ठीक है, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। ऑप्शन सी क्या रहेगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर रहेगा। इसी के जैसे ही एक और वर्ड होता है क्वाली, तो इसका क्या मीनिंग हो गया,
क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, इन दोनों की जो है फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में। तो देखिए क्वाली और डेली, ठीक है, दो यहाँ पे वर्ड्स आपको बताए गए हैं। तो क्वाली का मतलब क्या है यहाँ पे, क्वालिटी। तो मतलब इससे हम क्या समझेंगे कि कितने लाइफ जो हमने यहाँ पे परफेक्टली हेल्दी लाइफ स्टाइल हमने यहाँ पे अभी तक जो है कंज्यूम की है, ठीक है, वो किस में आएगा, क्वाली के अंदर। और डिसेबिलिटी मतलब डिजीज़ की वजह से हमने जो है कितने लाइफ स्टाइल अपने जो हेल्दी लाइफ है उसको हमने यहाँ पे गवाया है, वो आता है किसके अंदर, डेली के अंदर। तो डिजीज एडजस्टेड लाइफ ईयर और क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर दोनों एक दूसरे से क्या है, यहाँ पे अपोजिट है। एक डिजीज के बारे में बता रहा है, एक यहाँ पे क्वालिटी लाइफ के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक बाय विच thin insulated lead wire with electrodes is surgically implanted in the brain is called। ऐसी कौन सा इन्वेजिव टेक्निक है जिसमें थिन इंसुलेटेड वायर होता है, लेड का वायर होता है, जिस जो इलेक्ट्रोड्स के साथ में अटैचमेंट रहता है, जिसको सर्जिकली इम्प्लांट करते हैं ब्रेन में, इसे हम क्या कहेंगे, ठीक है, इस इन्वेजिव टेक्निक को हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, फंक्शनल एमआरआई, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। तो ये जो कंडीशन है इसे हम कहते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, ठीक है। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन की टेक्निक होती है जिसके अंदर क्या करते हैं, ब्रेन के कुछ डीप एरियाज के अंदर हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड्स वगैरह हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। उसके बाद में इन इलेक्ट्रोड्स को क्या करते हैं, इंसुलेटेड वायर की मदद से एक पेसमेकर से अटैच करते हैं, ठीक है। पेसमेकर जो आपके चेस्ट की स्किन में यहाँ पे लगाया जाता है। अब ये इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं यहाँ पे, जब इलेक्ट्रिक एक्टिविटी यहाँ पे जनरेट करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, ब्रेन में इम्पल्सेज जो यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। और इस तरह के प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, ठीक है। और लास्ट 2019 ईसाई का ये एमसीक्यू है। अब आप देख सकते हैं यहाँ से वो कुछ न्यू एमसीक्यूज भी बनाता है। तो इस प्रकार के एमसीक्यूज के लिए भी आपको जो है प्रिपेयर रहना है। बट आएंगे आपके नर्सिंग से रिलेटेड ही, ऐसा कुछ नहीं कि कम्प्लीटली यहाँ पे सब्जेक्ट से हटा के आपको कुछ पूछ लिया, ठीक है, वो अलग है आपका मैटर रहेगा क्वेश्चन का, ठीक है। और नर्सिंग से पूछे तो नर्सिंग का ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए ईसीटी के अंदर तो हम क्या करते हैं, ग्रैंड मेल सीजर को इंड्यूस करते हैं पेशेंट के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं ब्रेन को। ट्रीटमेंट होता है मूड डिसऑर्डर का, सिजोफ्रेनिया का, ठीक है। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन किसके ट्रीटमेंट में काम आएगा, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन काम आता है डिस्टोनिया के अंदर। इसके अलावा ट्रेमर्स के अंदर और एपिलेप्सी के अंदर। नेक्स्ट देखिए फंक्शनल एमआरआई। तो फंक्शनल एमआरआई तो क्या है, यहाँ पे ब्रेन की एक्टिविटी को डिटेक्ट करती है। नेक्स्ट ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, और ये किस में हेल्प करता है, डिप्रेशन में एंड मूड कंट्रोल के में, ठीक है। और ये जो है वो इन्वेजिव यहाँ पे नहीं रहता है। इसमें क्या रहता है, इसमें क्या रहता है कि आपके जो स्काल्प एरिया है उसके पास में जो है यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोयल लेके आते हैं वहाँ पे स्काल्प रीजन के पास में। तो ये क्या करती है, इलेक्ट्रो जो मैग्नेटिक रेज यहाँ पे जो है हेड के पास में लेके आती है, ठीक है, हेड में डालती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, जिससे क्या होता है, एक तो ये कैसी रहती है, पेनलेस रहती है, क्योंकि ये इन्वेजिव नहीं है इसलिए ये पेनलेस नहीं पेनलेस है, ठीक है। और ये क्या करती है, स्टिमुलेट करती है नर्व सेल को। इसलिए जो ये डिप्रेशन के केस में, मूड डिसऑर्डर के कंट्रोल, मूड को यहाँ पे कंट्रोल करने वाले केसेस के अंदर काम में ली जाती है। थोड़ा हटके एमसीक्यू था, तो ऐसे एमसीक्यूज भी ऐसे ऐसे जो है पूछता रहता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द कंडीशन इन विच फॉल्स बिलीव आर फर्मली मेंटेन्ड इवन दो
दे आर नॉट सेड बाय अदर इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें क्या है, फॉल्स बिलीव्स आर फर्मली मेंटेन्ड, फॉल्स बिलीव जो क्या है, मेंटेन्ड है। इसके अलावा इवन दो दे आर नॉट सेड बाय अदर्स, ठीक है, जो कि यहाँ पे दूसरों के द्वारा यहाँ पे शेयर नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, डिलेरियम, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन या फिर इल्यूजन। तो देखिए फॉल्स बिलीव यहाँ पे क्या है, फर्मली मेंटेन्ड है, ठीक है, यहाँ पे जो है रिमूव नहीं हो रहे। फिक्स्ड फॉल्स बिलीव मतलब फॉल्स बिलीव वो कैसे हो चुके हैं, फिक्स्ड हो चुके हैं। आंसर क्या रहेगा, डिल्यूजन। ये जो कंडीशन है वो क्या बता रहा है, डिल्यूजन। मतलब फर्मली का मतलब क्या है यहाँ पे, अनशेकेबल। पेशेंट के अनशेकेबल बिलीव है। नेक्स्ट देखिए डिलीरियम। तो डिलीरियम तो क्या है यहाँ पे, कॉन्शियसनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ठीक है। कॉन्शियसनेस से क्या समझ सकते हैं कि भाई मेंटल कंफ्यूजन हो रहा है क्लाइंट को, और एक्साइटमेंट हो रहा है क्लाइंट को, ठीक है, डिसोरिएंटेड है वो टाइम प्लेस पर्सन को लेके, ठीक है। ये सारी कंडीशन किस में होती है, डिलेरियम के अंदर। हेलुसिनेशन में क्या होता है, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन। और डिल्यूजन का मतलब हम पता लगी गया कि भाई फिक्स्ड फॉल्स बिलीव है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए इल्यूजन। इल्यूजन में क्या हो रहा है, मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है यहाँ पे। किसका होता है, रियल स्टिमुलाई का, ठीक है। तो एक्सटर्नल सेंसरी एक्सपीरियंस होता है यहाँ पे, मिस इंटरप्रेट कर लेता है रियल स्टिमुलाई का। नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन। तो आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग की तरफ से जो है ईएसआईसी के लिए जो है यहाँ पे टेस्ट सीरीज कंटिन्यू की जा रही है, ठीक है। टेस्ट सीरीज यहाँ पे ईएसआईसी के लिए यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दी गई है। इसमें क्या है, आपके 100 टेस्ट है टोटल, ठीक है। इसमें से 97 जो टेस्ट है लाइव टेस्ट मिलेंगे। इसी के साथ ही 3 ईयर प्रीवियस ईयर टेस्ट भी हमने क्या किया इसमें इंक्लूड किए हैं, ठीक है। सारे सारे एमसीक्यूज कैसे हैं, ईएसआईसी ओरिएंटेड एमसीक्यूज हैं, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस सीरीज होगा, ठीक है। सिलेबस वाइज जो है आपको यहाँ पे इधर यहाँ पे डेट वाइज आपके यहाँ पे क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, इस कौन सी डेट को कौन सा एग्जाम होना है, कौन से सब्जेक्ट का होना है या फिर कौन से टॉपिक का होना है। इसके अलावा यहाँ पे सिलेबस सीरीज हो गया। इसके अलावा हाई यील्ड एमसीक्यूज रहते हैं अपने, क्योंकि सारे जो एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, ठीक है। तो डेली एक यहाँ पे लाइव टेस्ट रहेगा, मल्टीपल अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि लाइव जो हो गया उसके बाद अटेम्प्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। सेल्फ एनालिसिस आप कर सकते हो इसके साथ में। कंप्लीट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करवाएंगे हम यहाँ पे। 67 टॉपिक बेस्ड टेस्ट है इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा 3 प्री ईएसआईसी मेगा टेस्ट रहेंगे, ठीक है। और एग्जाम तक ये क्या रहेगी, सीरीज आपके वैलिड रहने वाली है। इसके रिगार्डिंग आपको और कोई क्वेरीज हो तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे सपोर्टिव नंबर पे बात कर सकते हैं। हमारा सपोर्टिव नंबर है 9588586774। ये हमारे क्या सपोर्टिव नंबर है, ठीक है। 24/7 जो है आप यहाँ पे हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे आपकी क्वेरीज का यहाँ पे सॉल्यूशन 100% किया जाएगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बाकी ये कहाँ से एनरोल करोगे, आप हमारे ऑफिशियल ऐप पे जाना होगा, प्ले स्टोर में आरएनसीसी टाइप करोगे तो आपको वहाँ पे हमारा ऐप मिल जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं अपन। Bleeding in the first trimester with no uterine contraction or pain एंड नो डायलेशन ऑफ द सर्विक्स इंडिकेट, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर है फीमेल का, उसमें क्या हो रहा है, उसको ब्लीडिंग हो रहा है, किसी भी तरह का यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है, नो पेन नहीं है वहाँ पे, और डायलेशन भी है सर्विक्स का, नहीं इंडिकेट हो रहा है, ठीक है। अब इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, थ्रेटेंड अबॉर्शन है, कंप्लीट अबॉर्शन, इनवाइटेबल अबॉर्शन या फिर मिस्ड अबॉर्शन। क्या आंसर रहेगा, कौन से टाइप का अबॉर्शन यहाँ पे शो हो रहा है। तो देखिए अबॉर्शन जो है जिसे हम कहते हैं मिसकैरेज, ठीक है, प्रेगनेंसी का डिसकंटिन्यू होना, समझ सकते हैं यहाँ से। दो टाइप के होते हैं मेजर। फर्स्ट वन स्पॉन्टेनियस,
एंड सेकेंड वन जो होता है वो होता है इंड्यूस्ड। अब इस स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के भी कुछ अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे थ्रेटन्ड अबॉर्शन, इनएविटेबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, मिस्ड एंड सेप्टिक। टोटल 6 टाइप के अबॉर्शन होते हैं जो किसमें आते हैं, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के अंदर। और ये एमसीक्यू भी आपको इसी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन से ही पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, इंड्यूस्ड अबॉर्शन के अंदर क्या क्या होता है। इंड्यूस्ड अबॉर्शन के अंदर एक होता है लीगल अबॉर्शन एंड सेकंड होता है इलीगल। ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्रिमिनल। कुछ यहाँ पे क्रिमिनली कुछ हम कर रहे हैं, इलीगली अबॉर्ट करवा रहे हैं, तो वो आता है किसमें, क्रिमिनली अबॉर्शन के अंदर, जो टाइप होता है किसका, इंड्यूस्ड का। चलिए, अब देखिए आपको पूछा क्या गया है कि ब्लीडिंग हो रही है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जबकि वहाँ पे कोई प्रकार का यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, पेन नहीं है, सर्विक्स का डायलेशन भी नहीं है। और ये जो कंडीशन कौन सी अबॉर्शन का एग्जांपल है, थ्रेटन्ड अबॉर्शन। बस यहाँ पे क्या मिल रहा है, अबॉर्शन हो नहीं रहा है, बस केवल थ्रेट है अबॉर्शन का कि अबॉर्शन हो सकता है। अगर आपने यहाँ पे टाइमली इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट नहीं लिया तो, या फिर आपने टाइमली कुछ बेस्ट स्टेप्स नहीं लिए यहाँ पे, तो फर्दर फ्यूचर में अबॉर्शन होने के चांसेस यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो थ्रेट दे रहा है यहाँ पे, तो इसके लिए हम इसको क्या कहते हैं, थ्रेटन्ड अबॉर्शन। जस्ट यहाँ पे क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है इसलिए। तो ये जो अबॉर्शन का टाइप है सडन अबॉर्शन, इसको हम यहाँ पे रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, आराम से प्रेगनेंसी फ्यूचर में कंसीव करवा सकते हैं फीमेल से। बस थोड़ा एक्स्ट्रा केयर का यहाँ पे क्या रहता है, नीड रहता है। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट अबॉर्शन। तो इसमें क्या होता है, ऑल पार्ट ऑफ द कंसेप्शन जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो बाहर रह जाते हैं, इसको हम कहते हैं कंप्लीट अबॉर्शन। नेक्स्ट देखिए, इनवाइटेबल अबॉर्शन। इनवाइटेबल अबॉर्शन में क्या देखने को मिलता है आपको, सर्विक्स जो होता है वो डायलेटेड देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे डायलेटेड है नहीं, तो ये आंसर क्या रहेगा, थ्रेटन। नेक्स्ट देखिए, मिस्ड अबॉर्शन। तो मिस्ड अबॉर्शन को हम क्या कहते हैं, या तो जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो जो हो गया है क्या, डेड हो गया, और वो अभी जो है वो यूट्रस के अंदर ही क्या कर रहा है, रिटेन कर रहा है। ठीक है, बाहर नहीं आया, इसे हम क्या कहते हैं, मिस्ड अबॉर्शन। ठीक है, तो जनरली बहुत ही शॉर्ट के अंदर हमने समझने का कोशिश किया, बाकी आराम से 1 डेढ़ घंटे का ये टॉपिक होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर पेन मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व कटिंग ए नर्व रूट टू रिलीव पेन इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा सर्जिकल इंटरवेंशन है पेन मैनेजमेंट का, जिसमें हम क्या करते हैं, नर्व रूट को ही क्या कर दे रहे हैं, कट कर दे रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या हो, पेन रिलीव हो। इसे क्या कहेंगे, कॉर्डोटोमी, रिजोटोमी, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन थेरेपी, या फिर क्रायो एनाल्जेसिया। तो देखिए, ये जो कंडीशन है, मतलब यहाँ पे ऐसी पेन की कंडीशन जो जिसमें आपको नर्व रूट ही कट करनी पड़े, तो पेन का जो टाइप है वो कैसा रहेगा, एक्यूट तो रह नहीं सकता। यहाँ पे जो पेन का टाइप है वो क्रोनिक पेन है। एमसीक्यू में आपको क्रोनिक पेन भी दे सकते थे। तो ऐसा कौन सा टेक्निक है जो क्रोनिक पेन को यहाँ पे सबसाइड कर सकता है, आंसर क्या रहेगा, रेजोटोमी। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन ये भी क्या करता है, डिक्रीज करता है पेन को। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, एक यहाँ पे रेडियो सिग्नल से क्या क्या करवाया जाता है, हीट प्रोड्यूस की जाती है, जिस एरिया के अंदर क्या होता है, पेन होता है। फिर जहाँ पर वो हीट प्रोड्यूस होगी, उस हीट की वजह से क्या होगा, जो पेन के जो सिग्नल है उसके अंदर यहाँ पे डिक्रीजनेस देखने को मिलेगी, जिससे जो है पेशेंट को पेन फील जो है वो कम होगा। होगा सही, बट कम फील होगा। नेक्स्ट देखिए, क्रायो एनाल्जेसिया। तो क्रायो एनाल्जेसिया में क्या होता है, एक प्रकार का मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसमें टेम्परली जो क्या किया रहता है, ब्लॉक किया रहता है, किसको, पेरिफेरल नर्व पाथवे को। ठीक है, पेरिफेरल नर्व पाथवे को यहाँ पे टेम्परली ब्लॉक किया रहता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, क्रायो एनाल्जेसिया। नेक्स्ट, कॉर्डोटोमी। तो कॉर्डोटोमी क्या होता है, सर्जिकल प्रोसीजर होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कॉर्डोटोमी, यहाँ पर क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं किसको, पेन कंडक्टिंग ट्रैक्ट्स को, जिससे क्लाइंट में क्या होगा, फर्दर पेन डेवलप नहीं होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना,
ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइकोटिक डिसऑर्डर्स एक्सेप्ट, ऑप्शंस जो है आपको वो क्या है साइकोटिक डिसऑर्डर्स के हैं एक्सेप्ट एक को छोड़ के, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या फिर एक्यूट पॉलीमॉर्फिक डिसऑर्डर। इनमें से जो है साइकोटिक डिसऑर्डर का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? तो देखिए दो टाइप की प्रॉब्लम होती है, एक होती है साइकोटिक, सेकेंड वन होती है न्यूरोटिक। तो अब डिफरेंस कैसे करें इन दोनों का? तो देखो जो साइकोटिक कंडीशन होती है उनमें जो इंसाइट होती है पेशेंट में वो कैसी होती है? अब्सेंट होती है। और यहाँ पर इंसाइट कैसी होती है? प्रेजेंट होती है। ठीक है, इंसाइट का मतलब फॉर एग्जाम्पल हम कर सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस जो खुद को निरीक्षण कर सकता है, मतलब खुद को समझ सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है इनसाइट। तो साइकोटिक के पेशेंट जो होते हैं उनमें इनसाइट जो होती है वो एब्सेंट होती है, न्यूरोसिस वाले पेशेंट के अंदर या फिर न्यूरोटिक पेशेंट में इनसाइट जो होती है वो होती है प्रेजेंट। नेक्स्ट देखिए, साइकोटिक पेशेंट की पर्सनैलिटी कैसी होती है? चेंज रहते हैं पर्सनैलिटी में। और यहाँ पर न्यूरोसिस के अंदर पर्सनैलिटी कैसी रहती है? मेंटेन रहती है, मतलब चेंजेस ज़्यादा नहीं आते, मेंटेन रहती है। नेक्स्ट देखिए, साइकोटिक जो पर्सन रहते हैं जिनको साइकोटिक प्रॉब्लम होती है उनमें जो जजमेंट करने की जो कंडीशन है वो कैसी रहती है? इम्पेयर्ड। और यहाँ पर कैसी रहती है? नॉर्मल रहती है, आराम से वो जजमेंट ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। जबकि साइकोटिक कंडीशन में जजमेंट वो प्रॉब्लमेटिक रहता है उनके लिए। नेक्स्ट देखिए, साइकोटिक कंडीशन में हमेशा जो है वो ऑर्गेनिक कॉज प्रेजेंट रहता है, और यही न्यूरोटिक के अंदर यहाँ पे एब्सेंस रहता है। ठीक है, नेक्स्ट साइकोटिक कंडीशन में जो है हेल्यूसिनेशन एंड डेल्यूजन क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं, और न्यूरोसिस के अंदर एब्सेंट रहते हैं। अब एग्जाम्पल की हम बात करें तो इतना कुछ हमने यहाँ पे समझ लिया साइकोटिस और न्यूरोसिस का। साइकेट्री का मेजर पोर्शन इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आता है कि हम सब पढ़ते हैं, अब देखो आप यहाँ से साइन सिम्टम भी आप देख सकते हैं कंडीशन के। कंडीशन होगी सीजोफ्रेनिया, कंडीशन होगी बाइपोलर डिसऑर्डर, जैसे मेनिया डिप्रेशन हो गया। ठीक है, और इन सब कंडीशन में क्या है, देखो एंजाइटी यहाँ पे एब्सेंट होती है, पर्सनालिटी चेंज होती है, बिल्कुल होती है। डिप्रेशन की पर्सनालिटी कैसी होती है? डिप्रेस पेशेंट की। ठीक है, एपैथी उसमें देखने को मिलती है, मेनिया में एक्साइटेबिलिटी देखने को मिलती है। इसी के साथ ही न्यूरोसिस की कंडीशन कौन कौन सी होती है? एंजाइटी हो गई, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया, कन्वर्जन डिसऑर्डर हो गया। ये सारी कंडीशन किस में आती है? न्यूरोटिक के अंदर। तो मेजर कैटेगरी हमने यहाँ पे क्या कर ली? डिवाइड कर लिए। इसी के ऊपर पूरी जो है साइकेट्रिक डिपेंड होती है, साइकेट्रिक की डिजीज कंडीशन इसी पे डिपेंड रहती है। अब आपको पूछा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइकोटिक डिसऑर्डर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मैंने आपको बताया क्या? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओसीडी यहाँ पर जो है प्रेजेंट नहीं होती है साइकोटिक के अंदर, क्योंकि ओसीडी किस में प्रेजेंट होती है? न्यूरोटिक के अंदर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया उनमें क्या रहते हैं? इनसाइट प्रेजेंट रहती है। ठीक है, न्यूरोटिक के अंदर। तो ओसीडी क्या है? न्यूरोटिक डिसऑर्डर है। तो इसमें क्या होता है? पेशेंट को जो है अनवांटेड थॉट्स आते रहते हैं, अनवांटेड इम्पल्सेस आते रहती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंडीशन कौन सी होती है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव। ऑब्सेसिव का मतलब थॉट आना, और कंपल्सिव उसके ऊपर कुछ एक्ट करना। ठीक है, कुछ थॉट आया और उसके ऊपर एक्ट कर दिया उसने, तो रिपीटेड होता रहता है ऐसा, तो इसे हम कहते हैं ओसीडी। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, चलिए ओसीडी का जो है ट्रीटमेंट एग्जाम में पूछ रहा था कि आप इसको ट्रीट कैसे करोगे, कौन कौन सी यहाँ पे जो थेरेपीज है काम में आती है विदाउट मेडिकेशन थेरेपी से, कौन कौन सी थेरेपी से हम कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट वन थेरेपी जो होती है वो होती है सीबीटी, मतलब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सेकंड है ईआरपी, मतलब एक्सपोजर रेस्पॉन्स प्रिवेंशन। मतलब पेशेंट को क्या करना है? एक्सपोजर तो देना है,
मतलब थॉट्स तो डेवलप होने देना है, मगर उस थॉट के ऊपर रेस्पॉन्स करवाने से उसको क्या करना है, प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड वन कौन सी होती है, एसिटी। एसिटी का मतलब एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। एंड फोर्थ वन जो होता है वो है सेल्फ कंपेशन। तो ये हम क्या कर सकते हैं, थेरेपी से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो बेस्ट अगर आपको पूछे तो बेस्ट थेरेपी क्या रहती है, सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो समझ चुके होंगे ओसीडी के अंदर क्या होता है। क्लाइंट को ऐसे ऑब्जेक्शंस आते हैं, जैसे उसके हैंड्स पे क्या लगे हैं, जर्म्स लगे हैं। अब इन जर्म्स को रिमूव करने के लिए वो क्या करेगा, बार बार हैंड वॉशिंग करेगा। मतलब ऑब्जेक्शन क्या था, जर्म्स, इसमें कंपल्सन क्या होगा, हैंड वॉशिंग। तो बार बार ऐसी एक्टिविटीज करेगा, इसे हम कहेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है, न्यूरोटिक की कंडीशन है। नेक्स्ट एमसीक्यू, A patient is mute and immobile but conscious। पेशेंट क्या है, म्यूट है, इमोबाइल है, बट वो क्या है, कॉन्शियस है। ही इज अनरेस्पॉन्सिव टू द एनवायरमेंट, बट वो क्या है, साथ में अनरेस्पॉन्सिव भी है एनवायरमेंट के साथ में, अपने सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं उन सब के साथ में वो क्या है, अनरेस्पॉन्सिव है। ही इज़ नॉन टू बी, अब इसे हम क्या कहेंगे, कॉमा कहेंगे, स्टूपर कहेंगे, सॉपर कहेंगे, या फिर ट्विलाइट स्टेट कहेंगे। तो देखिए, तीन तरह की कंडीशन होती है। फर्स्ट वन इज स्टूपर, सेकंड सॉपर, एंड थर्ड वन इज कोमा। तो स्टूपर में तो क्या होता है, पेशेंट में कॉन्शियसनेस प्रेजेंट रहती है। कॉन्शियसनेस कैसी रहती है, प्रेजेंट रहेगी, बट पेशेंट कैसा रहता है, म्यूट रहता है। आंसर क्या रहेगा अपना, स्टूपर। यहाँ पर स्टूपर क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट, ये तो हो गया कॉन्शियसनेस पे। सेकंड, रेस्पोंड टू एनवायरनमेंट। तो स्टूपर पेशेंट क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के लिए किसी भी प्रकार का रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, ठीक है, या फिर करेंगे तो काफ़ी डिक्रीज करेंगे या काफ़ी कम करेंगे। नेक्स्ट देखिए, रेस्पॉन्ड टू पेनफुल स्टिमुलस। तो जो स्टूपर पेशेंट रहते हैं वो पेन से के साथ में क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं। तो ये कैटेगरी होती है पहचानने की कि पेशेंट को स्टूपर है, सोपर है, या फिर कोमा की कंडीशन है, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली अगर ऐसा नहीं पता लगेगा तो इन तीनों से हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, फिर अपन आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सोपर। सोपर का क्या मीनिंग होता है, पेशेंट क्या रहता है, यहाँ पे तो क्या है, म्यूट है, बट यहाँ पे क्या रहेगा, ड्राउजी रहेगा, साथ में स्लीपी रहेगा, ठीक है। डिफ़िकल्टी टू अराउज, हम कह सकते हैं डिफ़िकल्टी टू अराउज, ठीक है। ऐसा कंडीशन अगर होता है तो वो क्या कहलाता है, सोपर। इसके अलावा रेस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट, ऐसा पर्सन जो होता है वो एकदम ज़्यादा हार्श, अगर उसको हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं पास में, तब वो क्या करता है, रेस्पॉन्ड करता है। जबकि स्टूपर में तो रेस्पॉन्ड करेगा ही नहीं बिल्कुल भी, और यहाँ पर एकदम ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा हार्श साउंड, एकदम तेज़ साउंड करेंगे तो वो क्या करेगा, रेस्पॉन्ड करेगा। वो ये भी क्या करता है, पेन के लिए रेस्पॉन्ड करता है। रेस्पॉन्ड टू पेनफुल स्टिमुलाई, यस। नेक्स्ट देखिए, कॉमा। तो कॉमा में क्या आता है, पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव रहता है, किसी प्रकार का रेस्पॉन्स नहीं रहता है। एनवायरमेंटल स्टिमुलाई नो रहती है, पेन स्टिमुलाई भी नो रहती है, और ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, कॉमा। तो पता होना चाहिए आराम से इनको जो है अलग अलग करके हमें पता होना चाहिए कॉमा में क्या होता है, सोपर के कंडीशन में क्या होता है, स्टूपर की कंडीशन में क्या होता है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट देखिए क्या है, ट्विलाइट स्टेट। ए स्टेट ऑफ disturbed consciousness with hallucination। ए स्टेट ऑफ डिस्टर्ब कॉन्शियसनेस, साथ में क्या है, पेशेंट का कॉन्शियसनेस तो क्या है, डिस्टर्ब है, बट साथ में उसको हेल्यूसिनेशंस भी आ रहे हैं।
तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ट्विलाइट स्टेट। नेक्स्ट इसी के सिमिलर एक और कंडीशन होती है अकाइनेटिक म्यूटिज्म। तो इसमें क्या होता है, जो पर्सन जो होता है कैसा रहता है, म्यूट रहेगा, पर्सन इज म्यूट एंड इमोबाइल, मतलब अकाइनेटिक है उसमें इमोबिलिटी बिल्कुल है वहाँ पे, बट रेस्पॉन्सिव टू द एनवायरमेंट। ऐसा पेशेंट क्या करता है, एनवायरमेंट के साथ तो रेस्पॉन्सिव करता है, मगर वो कैसा रहता है, म्यूट रहता है, इमोबाइल रहता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ए पेशेंट सेज शी लव्स हर चाइल्ड एंड वांट टू हग हिम। एक पेशेंट है, वो बता रही है कि वो उसे अपने बच्चे से लव है, एंड वांट टू हग हिम, वो उसको हग करना चाहती है, बट आल्सो हेट हिम एंड वांट टू हर्ट हिम, बट साथ में उसको क्या हो रहा है, वो उससे हेट भी कर रही है, साथ में उसको हर्ट भी करना चाह रही है, ठीक है। सी इज़ अनेबल टू डिसाइड व्हाट टू एक्सप्रेस। अभी वो क्या है, उसमें अनेबिलिटी है ये डिसाइड करने में कि उसको यहाँ पे क्या एक्सप्रेस करना है, दिस इज नॉन एज। अब इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एबोलिया, एम्बिवेलेंस, एनहेडोनिया या फिर अलेक्सीथाइमिया। क्या आंसर रहेगा यहाँ पे, तो देखिए ये जो कंडीशन है इसे हम कहते हैं एम्बिवेलेंस। सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में ये खूब देखने को मिलता है। तो एम्बिवेलेंस में क्या होता है, पेशेंट जो है वो इनएबिलिटी टू डिसाइड करता है, मतलब अनेबल रहता है, एबिलिटी उसमें नहीं रहती है किसी एक चीज़ को डिसाइड करने के लिए, ठीक है। और ये जो है सेम ही पर्सन में रहती है, ठीक है, सिंगल पर्सन में, मतलब जिसमें ऐसी प्रॉब्लम होती है वो एक सिंगल पेशेंट में रहती है, मतलब उसमें दो दो यहाँ पे फीलिंग्स आती है, एक सिंगल पेशेंट के लिए दो दो फीलिंग आती है, या फिर सिंगल पर्सन के लिए दो दो फीलिंग आती है वहाँ पे, कि या तो उससे वो लव कर रही है या फिर उसको वो हेट कर रही है, ठीक है। एक तरफ तो वो उसको हक करना चाह रही है, दूसरी तरफ वो उसको हर्ट भी करना चाह रही है। ये कंडीशन को क्या कहते हैं, एम्बिवेलेंस। तो सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में, जिनमें बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होती है, उनमें ये जो कंडीशन है दिखाई देती है। नेक्स्ट देखिए अबोलिया। अबोलिया का मतलब क्या होता है, इनएबिलिटी टू मेक ए डिसीजन जनरली, ठीक है। बस यहाँ पे क्या होता है कि पर्सन जो है वो डिसीजंस नहीं ले पाता है, ऐसा नहीं कि उसके अपोजिट भी उसमें कुछ डिसीजंस आ रहे हैं, बस वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है, इसे हम कहते हैं एबोलिया। या फिर इसका एग्जाम्पल ये भी हो सकता है एब्सेंस ऑफ विल पावर। विल पावर उसमें क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, जिससे वो क्या नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे प्रॉपर डिसीजंस नहीं ले पा रहा है। नेक्स्ट एनहेडोनिया। एनहेडोनिया का मीनिंग होता है लॉस ऑफ प्लेजर इन प्रीवियसली प्लेजरेबल एक्टिविटीज़, ठीक है। ऐसे पेशेंट में कंडीशन, फॉर एग्जांपल किसी को पहले क्रिकेट खेलने में या फिर कुछ उसकी मनपसंद कुछ चीज़ें करने में उसको प्लेजर मिलता था, उसको उसमें एन्जॉय मिलता था, ठीक है, बट अभी वो चीज़ें करने से उसको किसी भी तरह का यहाँ पे प्लेजर नहीं मिल रहा है। इस कंडीशन को हम कहते हैं एनहेडोनिया। साइकेट्रिक कुछ नहीं है, बस साइकेट्रिक में क्या करो, इन सब का मीनिंग पता होना चाहिए आपको वर्ड्स का। साइकेट्रिक जो है आराम से एक एक वर्ड्स आपको जो है माइंड में आराम से आपके आ जाएगी, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे हार्ड सब्जेक्ट नहीं है साइकेट्रिक, बस आप इन वर्ड्स का मीनिंग समझना स्टार्ट कर दो, आराम से आपको साइकेट्रिक समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन जो है वो है अलेक्सीथाइमिया। अलेक्सीथाइमिया को मतलब कहते हैं इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड डिस्क्राइब फीलिंग, ठीक है। ऐसा पर्सन जो है वो फीलिंग्स को यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, उसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा है फीलिंग्स को, ये कंडीशन जो होती है क्या कहलाती है, अलेक्सीथाइमिया। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एम्बिवेलेंस, जिसमें दो फीलिंग्स आती है एक साथ में किसी एक पर्सन के लिए, सामने वाला भी कोई एक ही पर्सन होगा उसके लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू,
बैसिलस सेरेसस फूड पॉइजनिंग इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द कंजप्शन ऑफ। ठीक है, बैसिलस सेरेसस जो फूड पॉइजनिंग है वो कॉमनली किसके कंजप्शन से एसोसिएटेड होती है? फ्राइड राइस, ग्रीन बीन्स, बॉटल्ड हनी या फिर बेक्ड पोटैटो। तो देखिए, बैसिलस रेसिस फूड पॉइजनिंग है वो किससे एसोसिएटेड होती है? ये होता है फ्राइड राइस से। ठीक है, अगर फ्राइड राइस को यहाँ पे 6 to 8 आवर्स के लिए हम यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है, बैसिलस रेसिस नाम के ये जो ऑर्गेनिज्म है इसका यहाँ पे ग्रोथ वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट में जो है साइन एंड सिम्टम डेवलप होते हैं। कौन से? नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया वाले साइन सिम्टम, डिहाइड्रेशन वाले साइन सिम्टम यहाँ पे डेवलप होते हैं और ये जो है एक्यूट पॉइजनिंग होती है। ठीक है, एक्यूट फूड पॉइजनिंग ये कंडीशन कहलाती है। अब ऐसा क्यों होता है यहाँ पे? क्योंकि जो बैसिलस रेसिस है ये क्या करता है, टॉक्सिन्स रिलीज करता है। इस टॉक्सिन से क्या होता है? डायरिया। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ए परसेप्शन दैट अकर व्हेन ए सेंसरी स्टिमुलस इज प्रेजेंट। ऐसा परसेप्शन जो तब अकर हो रहा है जब सेंसरी स्टिमुलस प्रेजेंट है बट इज इनकरेक्टली परसीव्ड एंड मिस इंटरप्रिटेटेड इज नॉन एज। ऐसा परसेप्शन जहाँ पर सेंसरी स्टिमुलस तो प्रेजेंट है बट उसको वो क्या कर रहा है, इनकरेक्टली जो है परसीव कर रहा है और मिस इंटरप्रिटेड कर रहा है। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? आंसर मैंने पढ़ा दिया आपको, ये कंडीशन जो है वो है इल्यूजन। ठीक है, मैंने आपको लेसन्स के अंदर बता दिया था, ये होता है इल्यूजन। मतलब क्या हो गया, सेंसरी स्टिमुलस हम कह सकते हैं कि एक रोप पड़ी थी, उस रोप को कोई पर्सन क्या कर रहा है, मिस इंटरप्रिटेशन से क्या समझ रहा है, स्नैक समझ रहा है वहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो गया, मिस इंटरप्रिटेशन। जबकि हेलुसिनेशन क्या होता है, वहाँ पर कोई रियल स्टिमुलाई प्रेजेंट रहता ही नहीं है बट फिर भी वो पर्सन है उसको स्नैक समझ रहा है। वहाँ पर रोप भी प्रेजेंट नहीं है बट फिर भी पर्सन स्नैक समझ रहा है कि वहाँ पे स्नैक है। ये सब चीज़ें क्या होती है, हेलुसिनेशन। मतलब रियल स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट है बट उसको मिस इंटरप्रिटेशन कर रहा है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ए पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ टिंगलिंग सेंसेशन व्हेन फ्लैश्ड विथ लाइट्स। ठीक है, पेशेंट को जो है टिंगलिंग सेंसेशन आ रहे हैं जब वो लाइट की फ्लैशेस के साथ में उसको ज़्यादा फ्लैश दिखाया जा रहा है उसको, तो टिंगलिंग सेंसेशन उसमें डेवलप हो रहे हैं। व्हाट इज़ द फिनोमिना नोन एज। अब यहाँ पे कौन सा फिनोमिना है? यहाँ पे फंक्शनल हेलुसिनेशन हो रहा है उसको, रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन हो रहा है उसको, पैरानॉर्मिक हेलुसिनेशन हो रहा है उसको, या फिर शूडो हेलुसिनेशन हो रहा है? कौन से टाइप का हेलुसिनेशन है यहाँ पे? तो इस टाइप के फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स फिनोमिना। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स फिनोमिना या फिर रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन। तो रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन में क्या होता है, पर्सन एक्सपीरियंस करता है कि अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल की मैं बात करूँ कि कोई पर्सन है, उसको क्या है यहाँ पे रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन है। अब उसके सामने सपोज किसी पर्सन ने कफिंग की, ठीक है, किसी ने खांसी आई उस किसी को पर्सन को, अब उस पर्सन के सेकेंडरी पर्सन के कफिंग करने से इस पर्सन को क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। ये कंडीशन क्या कहलाती है? रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, बस लाइट के फ्लैशेस से उसमें टिंगलिंग सेंसेशन डेवलप हो रहे हैं, बस कहीं और लाइट के फ्लैशेस पड़ रहे हैं बट उसको टिंगलिंग सेंसेशन हो रहे हैं। तो ये कंडीशन क्या हो रही है? रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन की कंडीशन हो रही है। तो अब यहाँ पर किसी पर्सन को कफिंग हुआ, मतलब कफिंग हुआ तो ये क्या हो गया, ऑडिटरी स्टिमुलस मिला उसको। इसको मिलेगा ऑडिटरी स्टिमुलस, जिस पर्सन को ये प्रॉब्लम है रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन का, इसको कफिंग से ऑडिटरी स्टिमुलस मिला, मतलब सुनाई दिया कि हाँ कोई कफिंग कर रहा है कि कहीं पे। ठीक है, अब इस ऑडिटरी स्टिमुलस से उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे सोमेटिक सिम्टम डेवलप हो रहे हैं, मतलब पेन आ रहा है, वो पेन डेवलप हो रहा है उसमें। ठीक है, या फिर सोमेटिक हेलुसिनेशन डेवलप हो रहा है।
ठीक है, इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन। ये कुछ अलग टाइप के हेलुसिनेशन होते हैं जो हम अब तक पढ़ते आए हैं, उनसे अलग थोड़ा हेलुसिनेशन का टाइप है जो आजकल ट्रेंड में है काफ़ी एग्जाम में आने के लिए। नेक्स्ट देखिए, फंक्शनल हेलुसिनेशन। फंक्शनल हेलुसिनेशन में क्या होता है कि हेलुसिनेशन ट्रिगर्ड होता है किससे, स्टिमुलस से। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल की हम बात करें तो कैसे समझेंगे कि एक पर्सन है जिसके पास में फ़ैन चल रहा है। ठीक है, अब वो उस फैन की वॉइस को क्या कर रहा है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन में समझ के, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि वो हाँ उसको जो है ऐसे ऐसे साउंड सुनाई दे रहे हैं। ठीक है, हियरिंग वॉइसेस सुनाई दे रही है उसको। तो ये जो कंडीशन है कौन सी आ रही है, फंक्शनल हेलुसिनेशन की। नेक्स्ट पैनोरमिक हेलुसिनेशन। तो पैनोरमिक हेलुसिनेशन क्या हो रहा है, ठीक है, परसेप्चुअल रियलिटी वहाँ पे उस पेशेंट को फील होती है। परसेप्चुअल रियलिटी पेशेंट को फील होती है, जबकि वहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, मतलब पैनोरेमिक एक्टिविटीज उसको फील होती है। नेक्स्ट स्यूडो हेलुसिनेशन। तो स्यूडो हेलुसिनेशन में क्या होता है, इनवॉलेंट्री सेंसरी एक्सपीरियंस होते रहेंगे इस पेशेंट को, इसे हम कहेंगे स्यूडो हेलुसिनेशन। इसके अलावा और कौन कौन से टाइप होते हैं, जैसे एक टाइप होता है हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन। तो हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन क्या होता है कि हेलुसिनेशन तो आ रहा है उसमें, बट कब आ रहा है, प्रायर टू फॉलिंग स्लीप, मतलब सोने से पहले उसको यहाँ पे जो है हेलुसिनेशन हो रहा है किसी पेशेंट को, तो कंडीशन क्या होती है, हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन। नेक्स्ट हिप्नोपॉम्पिक हेलुसिनेशन। अब ये क्या होता है, प्रायर टू वैकिंग अप, किसी पर्सन के सुबह उठने से पहले या फिर जब भी वो स्लीप कर रहा है उसके उठने से पहले, जगने से पहले उसमें क्या आ रहे हैं, हेलुसिनेशंस हो रहा है उसको, इसे कहेंगे हिप्नोपॉम्पिक। और जो सोने से पहले आ रहा है उसको कहेंगे हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन। इसके अलावा भी और भी टाइप होते हैं, जैसे एक्स्ट्रा कैंपाइन हेलुसिनेशन भी एक टाइप होता है। तो ये सब टाइप्स हैं हेलुसिनेशन के जो न्यूली एग्जाम में आजकल रिसेंट ट्रेंडिंग में है, इनके बारे में जो है पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ए 50-year-old मैन हैज़ फाइट विथ हिज नेबर। ए 50-year-old मैन है, उसने भी क्या कर लिया, अपने नेबर के साथ में फाइट कर लिया। द नेक्स्ट डे ही फील्स दैट हिज नेबर्स आर फॉलोइंग हिम एंड रिकॉर्डिंग हिज मूवमेंट्स एंड ही फियर्स दैट दे आर प्लानिंग टू किल हिम। अब नेक्स्ट डे उसको ऐसा फील हो रहा है कि उसका जो नेबर है वो उसको फॉलो कर रहा है, उसके मूवमेंट्स को रिकॉर्ड कर रहा है, कहाँ जा रहा है कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो उसको ये डर भी है, उसको ये ऐसा फियर भी है कि वो नेबर क्या कर रहा है, उसको किल करने की प्लानिंग कर रहा है। वाट डू हिज सिम्टम रिप्रेजेंट। अब यहाँ पर उसके सिम्टम्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थॉट इंसर्शन हो रहा है वहाँ पे, मॉर्बिड जेलेसी, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन या फिर डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। तो देखिए ये जो कंडीशन है, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, वो शक संदेह कर रहा है यहाँ पे नेबर के ऊपर कि वो उसको जो है वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, ये कौन से टाइप के डिल्यूजन को शो करते हैं, डिल्यूजन ऑफ परसेप्शन को। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। तो देखिए डिल्यूजन से भी एमसीक्यू जाते हैं एग्जाम में, तो ये तो हो गया परसिक्यूशन का। इसके अलावा डिल्यूजन होता है, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल होता है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर होता है, जिसको मेगालोमेनिया भी कहते हैं। ठीक है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी को क्या कहते हैं, डिल्यूजन ऑफ मेगालोमेनिया। ठीक है, वन नया वर्ड है, अगर दे सकता है एग्जाम के अंदर तो दे दे। ठीक है, इसके अलावा डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी भी होता है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे है मॉर्बिड जेलेसी, ओथेलो सिंड्रोम, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी को हम क्या कहते हैं, ओथेलो सिंड्रोम। डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी को क्या कहते हैं, मॉर्बिड जेलेसी। यहाँ पर क्या होता है, किसी पर्सन को फॉल्स बिलीव होता है कि उसका जो लवर है वो कैसा हो गया है, अनफेथफुल हो गया है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, पैथोलॉजिकल जेलेसी। इसके अलावा क्या आएगा, डिल्यूजन ऑफ एरिटोमेनिया होता है। इसके अलावा डिल्यूजन ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन होता है, जिसे हम कहते हैं कैपग्रास सिंड्रोम।
एक होता है फ्रेगोली सिंड्रोम, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ रिसेंट यूट्यूब क्लासेस के अंदर। नेक्स्ट डिल्यूजन होता है निहिलिस्टिक डिल्यूजन, भी हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट और होता है जैसे डिल्यूजन ऑफ इन्फेस्टेशन भी हम पढ़ते हैं, डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। तो इतने सारे टाइप के अपने डिल्यूजन्स जो होते हैं साइकेट्रिक के अंदर जो है पूछे रहते हैं। और डिल्यूजन्स जो है आपको ESIC के अंदर भी पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अच्छे से डिल्यूजन को प्रिपेयर कर लेना, हेलुसिनेशन डिल्यूजन को प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ईजी MCQ बनता है और पूछा हुआ भी है। जैसे मैं MCQs आपको सोल्व करवा रहा हूँ यहाँ पे, तो पूछे रहते हैं ऐसे MCQs। कन्फर्बुलेशन इज, अब कन्फर्बुलेशन का मीनिंग क्या है? अल्टर्ड सेंसोरियम विद एक्यूट ऑनसेट ऑफ ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन, अनइंटेंशनल फीलिंग ऑफ गैप्स ऑफ मेमोरीज, अल्टर्ड इंटरनल परसेप्शन, या फिर इंटेंशनल फीलिंग ऑफ गैप्स ऑफ मेमोरी। कन्फर्बुलेशन का मीनिंग क्या है? तो कन्फर्बुलेशन का मीनिंग होता है अनइंटेंशनल फीलिंग ऑफ गैप्स ऑफ मेमोरी। मतलब पर्सन को यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये किसी पर्सन की मेमोरी है, अब वो जो पर्सन है बीच बीच में से अपनी क्या हो गया, उसमें मेमोरी वो है जो भूल गया है। अब इस मेमोरी को वो क्या कर रहा है, अपने दूसरे थॉट्स के साथ में क्या कर रहा है, वो फिल करने की कोशिश कर रहा है, जो कि रियल नहीं है। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्या? अनइंटेंशनली फॉलिंग फीलिंग ऑफ गैप्स इन मेमोरी। जो मेमोरी के गैप्स है जो वो भूल चुका है, उसको किसी और बातों से, किसी और वर्ड्स के साथ में उसको वो फिल करने की कोशिश कर रहा है। ये जो टाइम होती है इसे हम कहते हैं कन्फर्बुलेशन। और कौन सी कंडीशन में ये शो होता है? तो कन्फर्बुलेशन जो शो होता है वो होता है एल्कोहलिज्म की कंडीशन में के अंदर। एल्कोहलिज्म से कौन सा कॉम्प्लिकेशन होता है? तो कोर्साकॉफ साइकोसिस, इसमें भी देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट MCQ। द फॉल्स्टीन टेस्ट इज डन आउट ऑफ ए स्कोर ऑफ। ठीक है, फॉल्स्टीन टेस्ट जो है किया जाता है वो कितने स्कोर में से किया जाता है? उसमें कितने स्कोर होते हैं? 15, 25, 20 या फिर 30। फॉल्स्टीन स्कोर जो है कितने स्कोर से किया जाता है, या फिर इसमें कितने स्कोर होते हैं? 15, 25, 20 या फिर 30। एकदम ईजी MCQ है, बट ये सारी चीज़ें क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया क्वेश्चन के अंदर। अभी मैं जब इसको समझाऊंगा तो आराम से सबके MCQ यहाँ पे करेक्ट होगा। तो देखिए क्या आंसर रहेगा यहाँ पे, आंसर जो रहेगा वो रहेगा 30। ऑप्शन नंबर D क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। फॉल्स्टीन स्कोर का दूसरा नाम क्या है? ऑल्सो नोन एज मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, जिसको हम क्या लिखते हैं शॉर्ट में, MMSE। उसको हम जो है फॉल्स्टाइन टेस्ट भी कर सकते हैं। इसमें जो है 30 पॉइंट क्वेश्चनर्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, 11 कैटेगरीज के अंदर इसको हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें क्या असेस करते हैं? पेशेंट का ओरिएंटेशन असेस करते हैं, पेशेंट का अटेंशन करते हैं, कैलकुलेशन असेस करते हैं। ठीक है, इमीडिएट एंड शॉर्ट रिकॉल मेमोरीज को असेस करते हैं, लैंग्वेज को असेस करते हैं। ठीक है, सिंपल कमांड्स को पर्सन फॉलो कर रहा नहीं कर रहा है, इन सब को असेस करते हैं। जो टेस्ट है वो क्या है? मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन या फिर फॉल्स्टाइन टेस्ट। अब अगर इसके अंदर स्कोर अगर लेस देन 24 आता है तो वो क्या असेस करता है कि उसमें पर्सन में क्या है, उसका जो कॉग्निशन है वो कैसा है, इम्पेयर्ड हो चुका है। ये होता है फॉल्स्टाइन टेस्ट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तो इसी के साथ ही क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आप जो भी न्यू हैं आज हमारे चैनल के ऊपर, वो सभी सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे, ऑल बटन पे क्लिक करेंगे, ताकि आपको सभी को जो है टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलती जाए। एक तो हर वैकेंसीज़ की, वैकेंसीज़ के जो रिजल्ट अनाउंसमेंट हो रहे हैं उनसे रिलेटेड, वैकेंसीज़ के बारे में, अपडेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप जो है इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, क्लास को कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी लगी तो आपके कमेंट से क्या होता है, हम भी क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है हमें भी, और हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अपनी कोशिश करते हैं कि और अच्छा कर पाएँ। ठीक है, तो क्या है कि सबको यहाँ पे गेन की नीड है। ठीक है, तो आप गेन कैसे कर सकते हैं, आप कैसे हमें कुछ यहाँ पे गेन दे सकते हैं? कमेंट्स करके, लाइक करके क्लास को, इससे हमें हमारा एक यहाँ पे पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें भी कि हाँ हमारी जो क्लासेज है वो अच्छे से
सभी स्टूडेंट्स को जो है अच्छे से यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है, सभी को अच्छे से समझ आ रहा है हर एक चीज़ों को। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।